हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। आज हम क्लास 11th से संबंधित तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम थोड़ी सी बेसिक चर्चा करेंगे। कक्षा 11 का लेसन फर्स्ट से संबंधित थर्ड वीडियो है हमारा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले दो वीडियो में हमने क्या चर्चा की थी। पहले और सेकंड वीडियो में हमने चर्चा की थी कि साइंस क्या है, साइंस से संबंधित डेफिनेशन, विज्ञान शब्द का अर्थ और साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है साइंटिया शब्द से हुई है। इसके बाद में हमने फिजिक्स शब्द के बारे में डिस्कस किया था। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी उत्पत्ति फ्यूसिस सब शब्द से हुई थी, ग्रीक भाषा के। फिर हमने इसका हिंदी अर्थ भौतिक विज्ञान है, उसके बारे में चर्चा करी थी। इन शब्दों की चर्चा करने के बाद में हमें मात्रक और मापन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, दैनिक जीवन में हमें मात्रक और मापन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, हमने उसकी बात की थी कि किसी भी राशि का वास्तविकतापूर्वक, रियलिटी से यथार्थतापूर्वक अध्ययन करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद हमने फिर मात्रकों के बारे में अध्ययन किया कि तीन प्रकार हमारे पास जो मात्रक हैं, दो प्रकार के मात्रक हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। फिर हमने मात्रकों के बाद में राशियों की बात की थी। राशियाँ कितने प्रकार की है, दो प्रकार की थी, मूलभूत राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। इसी के साथ साथ हमने इसमें जो राशियाँ थी उन राशियों की मात्रक पद्धतियों की बात की थी। वो मात्रक पद्धतियाँ थी हमारे पास MKS, CGS और FPS। और MKS का 1960 के बाद में इंटरनेशनल जो आपकी भौतिक विज्ञान परिषद है, उन्होंने इसका 1960 के बाद जो नाम है वो SI कर दिया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कर दिया। तो MKS पद्धति का वर्तमान समय में प्रचलित नाम क्या है, SI। CGS पद्धति के बारे में चर्चा की थी। और FPS को हम ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं क्योंकि इसे भारत में प्रयोग नहीं लेता, ये सामान्यतः विदेशों में प्रयोग में ली जाती है। इन सब बातों की हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो हमारे प्रकृति में बल हैं, प्रकृति के मूलभूत बल, वो मूलभूत बल कितने हैं, बल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर मूलभूत क्या है और ये मूलभूत बल कितने प्रकार के हैं, हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं आज के वीडियो में। साथ ही साथ हम जो मूलभूत राशियां हैं उसकी भी चर्चा करेंगे कि हमारे पास जो मूलभूत राशियां हैं उसकी क्या उसमें टेबल के अंदर हमें क्या क्या याद करना है, किस किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बल की बात करें तो बल वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, उसकी आकृति में, उसके आकार में परिवर्तन कर दे। वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की स्थिति को चेंज कर दे, स्थिति बदल दे, उसकी आकृति को चेंज कर दे, उसके आकार को चेंज कर दे, तो वो जो फिजिकल फैक्टर का है आपका, वो क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे, किसी वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर दे, तो वह भौतिक कारक बल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वस्तु स्थिर है तो उसे गतिशील कर दे, गतिशील है तो उसे स्थिर कर दे। कोई वस्तु छोटी है उसके आकार में वृद्धि कर दे, कोई वस्तु बड़ी है उसे संपीड़ित कर दे, किसी वस्तु की आकृति को कन्वर्ट कर दे, त्रिभुजाकार है उसे वर्गाकार में कन्वर्ट कर दे, घनाकार है उसे आप घन है उसे आप घनाभ में चेंज कर दें, गोले में चेंज कर दें, बेलन में चेंज कर दें। तो इस प्रकार वह भौतिक कारक, वह फिजिकल फैक्टर जो किसी वस्तु की स्थिति को चेंज कर दे, उसकी आकृति को चेंज कर दे, उसके आकार को चेंज कर दे, वह क्या कहलाता है, आपका बल कहलाता है। मूलभूत का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल। मूलभूत का तात्पर्य है ऐसे बल जो प्रकृति में विद्यमान रहते हैं हमेशा के लिए, स्थायी रूप, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से, दोनों प्रकार से, और इन्हीं के द्वारा अलग अलग बलों की हम बात करते हैं। तो प्रकृति में जो मूलभूत बल हैं वो चार प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के। नाम की बात करें तो सबसे पहला जो मूलभूत है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ये
9वीं क्लास के अंदर आपका चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल का, छोटी क्लास में स्टडी किया हुआ है। और गुरुत्वाकर्षण जो बल है केवल और केवल तभी कार्य करता है जहाँ दो द्रव्यमान हो। तो गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड में कार्य करता है दो द्रव्यमानों के मध्य। सार्वभौमिक बल भी कहते हैं हम इसे, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक बल, हम इसे सार्वत्रिक या सार्वभौमिक बल भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान के कारण ये बल हमेशा विद्यमान रहता है, ये दो द्रव्यमानों के मध्य हमेशा कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है आपका नाभिकीय बल। दूसरा कौन सा है? नाभिकीय बल। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो है प्रबल नाभिकीय बल और एक है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। तो यहाँ से आपके दो प्रकार हो गए, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो कुल मिला के ये तीन हो गए, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। और अगला है हमारा चौथे की बात कर लें, जैसे ये प्रबल नाभिकीय बल 2 नंबर हो गया, दुर्बल नाभिकीय बल 3 नंबर हो गया। तो चौथा है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल से आप सभी वाकिफ़ हैं, जानते हैं इसे, ये द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसका अध्ययन किया हुआ है छोटी क्लासों में, तो आप इससे रूबरू हो चुके हैं पूर्व में। विद्युत चुंबकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल ये नए प्रकार के बल हैं जो आप स्टडी करेंगे। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में स्टडी करेंगे, वैसे वैसे हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रीफ नॉलेज में आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। जो नाभिकीय बल है वो नाभिक के मध्य कार्य करता है। जैसे ये परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसे हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, इनके मध्य जो बल कार्य करता है वो है नाभिकीय बल। अभी दो प्रकार का है, प्रबल और दुर्बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या है? जब किसी चालक में, चालक जैसे आपका तांबा है, लोहा है, जब किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, धारा बहती है, हम यूँ कह सकते हैं आवेश का प्रवाह होता है। 10वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह, जिसे हम धारा कहते हैं। तो इस धारा के कारण या आवेश जब गति करता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। ऑरस्टेड के प्रयोग पढ़ा है 10वीं क्लास में बच्चों ने वहाँ। और जब ये आवेश गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर जो बल बनता है वो क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय बल। तो ये तो आपके पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कितने मूलभूत बल हैं प्रकृति में। तो मूलभूत 4 प्रकार के बल हैं। कितने प्रकार के बल हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इन बलों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इन सभी फोर्सेस का जो बढ़ता हुआ क्रम है, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर, वो क्या होगा? और इन सभी बलों का जो घटता हुआ क्रम है, घटता क्रम, जिसे हम अवरोही क्रम भी कह सकते हैं, अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे जो प्रबल बल है वो विद्युत चुंबकीय बल है आपका। सबसे प्रबल बल विद्युत चुंबकीय बल है। उससे जो वीक है वो है प्रबल नाभिकीय बल, सॉरी सबसे जो प्रबल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। उससे जो वीक है वो है आपका विद्युत चुंबकीय बल। इससे वीक है आपका दुर्बल नाभिकीय बल और सबसे वीक है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है।
सबसे प्रबल प्रबल नाभिकीय बल, फिर विद्युत चुम्बकीय बल, फिर दुर्बल नाभिकीय बल, और सबसे जो कमज़ोर बल है वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, घटता क्रम अवरोही क्रम हो गया। बढ़ता हुआ क्रम लिखना है तो इसका बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे कमज़ोर बल आएगा पहले, सबसे कमज़ोर कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद में आपका आएगा दुर्बल नाभिकीय बल, उसके बाद में आएगा आपका विद्युत चुम्बकीय बल, और सबसे प्रबल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो ये आपका जो ऊपर मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ लिखी है, ये जो स्टेटमेंट आपकी है, ये स्टेटमेंट कौन सी है? असेंडिंग ऑर्डर की है, घटते हुए क्रम की है। ये एरो निशान लगाया मैंने। असेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रबल नाभिकीय बल, फिर विद्युत चुम्बकीय बल, फिर दुर्बल नाभिकीय बल, और फिर गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जो बढ़ता हुआ क्रम है असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम, ये स्टेटमेंट यहाँ लिखी है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा लास्ट में, तो गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल, विद्युत चुम्बकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। जहाँ ये एरो का मुंह खुला होता है, फेस खुला होता है इसका, वो बड़ा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम, दुर्बल नाभिकीय बल उससे ज़्यादा, विद्युत चुम्बकीय बल उससे बड़ा, और प्रबल नाभिकीय बल सबसे बड़ा। तो ये जो है आपका, ये असेंडिंग ऑर्डर है, और ये जो आपका है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये आपका बलों का बढ़ता घटता असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। एक बात यहाँ और हम थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये लंबी दूरियों का बल है, बड़ी दूरियों पर, लंबी दूरियों पर कार्य करता है ये का बल। और जो ये प्रबल नाभिकीय बल है, ये लघु दूरियों का बल है, लघु सूक्ष्म दूरियों का बल है। लघु या सूक्ष्म, या हम छोटी दूरियों का कह सकते हैं, छोटी दूरियों का बल। अब छोटी दूरियों से मतलब क्या है? छोटी दूरियों से मतलब है नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या तक सीमित है। ये नाभिक की त्रिज्या तक सीमित है। गुरुत्वाकर्षण बल तो हमें दैनिक जीवन में दिखाई देता है। जैसे हम महसूस कर सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ग्रहों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उनके कारण ही उनकी गतियाँ होती है। किसी वस्तु को हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वापस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है। ये तो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो प्रबल नाभिकीय बल है, ये नाभिक की त्रिज्या तक सीमित है। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर बहुत सूक्ष्म वैल्यू है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। 10⁻⁻15 मीटर तक ही कार्य करता है ये, लेकिन ये सबसे प्रबल बल है। अब इसके बाद हम चर्चा करें अगले टॉपिक की। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, हम उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब फिजिक्स की शुरुआत हुई थी उस समय 3 मूलभूत राशियां मानी गई थी। जब फिजिक्स की शुरुआत हुई थी प्रारंभ में, तब 3 मूलभूत राशियां ही मानी गई थी। वो 3 मूलभूत राशियां कौन कौन सी थी? एक तो लंबाई था, एक द्रव्यमान और एक समय। ये 3 मूलभूत राशियां थी फिजिक्स की शुरुआत के समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लेकिन वर्तमान समय में 7 मूलभूत राशियां हैं। वर्तमान समय में 7 मूलभूत राशियां हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इसे याद करना है। सीरियल नंबर, राशि का नाम, मात्रक, यूनिट और मात्रक का प्रतीक चिन्ह। मात्रक का प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह से मतलब हम उस सिंबल को देखकर बताएंगे कि वो राशि कौन सी है। सबसे पहली जो मूलभूत राशि है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और ये जो मात्रक हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये MKS मात्रक की चर्चा करेंगे, SI।
MKS। MKS का मतलब जहाँ लेंथ लंबाई मीटर में होगा, द्रव्यमान किलोग्राम में होगा और समय किस में होगा, सेकंड में। तो द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम है और इसका सिंबल क्या होता है, kg। दूसरी मूलभूत राशि क्या है, लंबाई, और लंबाई को क्या कहते हैं, लेंथ। इसका MKS मात्रक क्या है, मीटर, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्मॉल m। तीसरी मूलभूत राशि क्या है आपके पास, समय, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइम, और इसका MKS मात्रक क्या है, सेकंड, और इसे हम शो करते हैं स्मॉल s से। तो ये तो आपके पास 3 मूलभूत राशियाँ थी जो फिजिक्स की शुरुआत में थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वो हमने यहाँ पे डिनोट कर दी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 7। तो 4 मूलभूत राशियाँ और इसमें ऐड है। चौथी है धारा, करंट। 10वीं क्लास में बच्चों ने स्टडी किया होगा कि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल A। 5वीं मूलभूत राशि है ताप, टेम्परेचर, और ताप का जो SI मात्रक है वो केल्विन है, केल्विन, और हम इसे स्मॉल k से शो करते हैं, और हम इसको किसे शो करते हैं, स्मॉल k से। ताप के बारे में बता देता हूँ। ताप के 3 मात्रक हैं, केल्विन जो हम स्टडी में यूज़ करते हैं, केल्विन। इसके अलावा ताप का एक मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, जो हम रूटीन लाइफ में, दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में यूज़ करते हैं दिन का टेम्परेचर नोट करने के लिए। हम देखते हैं एक दिन का टेम्परेचर जो हम बताया जाता है, जो हम देखते हैं वो होता है डिग्री सेल्सियस में, यानी सेंटीग्रेड में। तो ताप का एक मात्रक हुआ केल्विन जो हम स्टडी में यूज़ करेंगे, जिसे के से शो करते हैं। एक मात्रक हुआ डिग्री सेल्सियस जिसे हम सी से शो करते हैं। और तीसरा मात्रक होता है फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट को हम किस में, कहाँ चेक करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर। जब हमें फीवर होता है, टेम्परेचर होता है, तो हमारा डॉक्टर जो टेम्परेचर शो करता है वो फ़ारेनहाइट में शो करता है। तो मेडिकल लाइन में जो टेम्परेचर का मात्रक है वो फ़ारेनहाइट है, रूटीन लाइफ में जो मात्रक है टेम्परेचर का वो डिग्री सेल्सियस है, और जो स्टडी में यूज़ करते हैं वो क्या है, केल्विन है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये ऐसा ही मात्रक है, स्टडी में जहाँ यूज़ करते हैं वो केल्विन है। रूटीन लाइफ में जो यूज़ करेंगे दैनिक जीवन में वो डिग्री सेल्सियस होगा, और मेडिकल लाइन में जो यूज़ करेंगे वो क्या होगा, फ़ारेनहाइट। छठा जो है आपकी भौतिक राशि वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। नॉर्मली हम इसे केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है मोल, और इसे हम डिनोट करते हैं MOLE से या MOL से, एक ही बात है। और 7वीं जो मूलभूत राशि है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडेला, और कैंडेला को हम शो करते हैं CD। ज्योति का मतलब प्रकाश से है, प्रकाश की तीव्रता कितनी है, उसकी चमक कितनी है। कोई जो आपके पास वस्तु है उसके पास प्रकाश की मात्रा कितनी है उसे हम ज्योति बोलते हैं। तो ज्योति की तीव्रता यानी प्रकाश की तीव्रता कितनी है उस वस्तु के पास, कम है, ज़्यादा है, इंटेंसिटी जो उसकी है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में ज्योति तीव्रता से अध्ययन होता है। उसका मात्रक कैंडेला है और हम डिनोट करते हैं CD से। अब ये 7 मूलभूत राशियाँ, इनके मात्रक और इनके प्रतीक चिन्ह याद होने बहुत ज़रूरी हैं। उसका रीज़न, क्योंकि जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ जब हम न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे तो वहाँ आपके सामने मात्रक लिखे होते हैं। इस मात्रक को देख के आपको, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम न्यूमेरिकल्स की हम चर्चा करेंगे तो वहाँ आपके सामने क्या होता है, सिर्फ मात्रक डिफाइन होते हैं, मात्रक लिखे होते हैं, और मात्रक को देख के आपको राशि के बारे में पता होना चाहिए। तो जब तक वो मात्रक याद नहीं होंगे, उनके प्रतीक चिन्ह याद नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको याद कैसे करना है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, kg सिंबल है। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, तो ये मीटर लंबाई का मात्रक। सेकंड किसका मात्रक है, समय का। एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है, धारा, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला, कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। मोल किस भौतिक राशि का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन, केल्विन किस भौतिक राशि का मात्रक है, ताप का। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी भौतिक राशि से मात्रक और मात्रक से भौतिक राशि की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगला वीडियो आपके सामने लेके आएंगे तब तक आपको ये जो 7 भौतिक राशियों की जो टेबल है ये आपको कम्प्लीटली याद होगी। याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आपको द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम याद करना है, और ऐसे भी याद करना है कि किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है द्रव्यमान। जैसे कि
ताप का मात्रक केल्विन है, तो केल्विन किस भौतिक राशि का मात्रक है? ताप का। कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? समय का। तो ये आपके पास आज का हमारा सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में चर्चा की स्टडी कीजिए। और ये आपके पास बलों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर था। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि कौन सा बल प्रबल है, कौन सा बल दुर्बल है, कौन बड़ी दूरियों के लगता है, कौन छोटी दूरियों के लिए। विस्तृत जो चर्चा है, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन बलों के बारे में, हम जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, हमारी समझ बढ़ेगी, तो हम वैसे वैसे चर्चा कर सकते हैं। तो हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। शुरुआत के फर्स्ट और सेकंड लेसन में सिर्फ बेसिक नॉलेज ही दे रखी है, आपके नाम की चर्चा की हुई है, तो आप इसके बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखें। फिर भी मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है, क्योंकि बुक्स में इतना बड़ा भी आपके पास मैटर है नहीं शुरुआत के अंदर। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, तो हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में।